यूं उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा। धूल धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली। यूं लगा कि अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से भीत जनजन भीत कनकन, किंतु प्राची की उषा से मोहिनी मुस्कान फिर नीर का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। जो सिचुएशन अभी चल रहा है, ऐसे फ्रस्ट्रेशन होता है, लगता है कि शायद ये कभी नहीं टलेगा। जो सिचुएशन अभी है, चारों तरफ निराशा के बादल छाए हुए हैं, अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, कुछ होप नहीं नज़र आता, कुछ आशा नज़र नहीं आती है। लेकिन अगर रात है तो सुबह होगी, ऐसी कोई रात नहीं हुई जिसकी सुबह नहीं हुई। इसलिए फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, अपने काम में एकदम तत्पर रहना है, लगे रहना है, इसी उम्मीद के साथ कि एक न एक दिन ये निराशा का बादल छटेगा और खुशी के दिन आएंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने जहाँ तक सवाल किया था, जो हमने सीखा था, हमने आपको बताया था रिलेशनशिप एमंग रेशियो, परसेंटेज एंड फ्रैक्शन, उसी से सवालों को आगे हम बढ़ाते हैं। देखिए, हमने कहा था कि ये तीनों एक ही चीज़ है, रेशियो है, परसेंटेज है, फ्रैक्शन है, एक ही चीज़ है। इसमें ध्यान रखना है कि एक बेस होता है, एक आधार होता है। रेशियो में जिससे तुलना किया जाएगा वो हमारा आधार हो जाएगा। परसेंटेज में जो आधार होगा वो 100% होगा। फ्रैक्शन में जो आधार होगा यानी बेस होगा वो 1 होगा। परसेंटेज वैल्यू फ्रैक्शनल वैल्यू का हमेशा 100 गुना होता है। ये सब चीज़ें हमने कल आपको पिछले वीडियो में बताया था। अब देखिए, सवाल ये है, P और Q का अनुपात दिया गया है। ठीक है बंधु, और आपसे कहा जा रहा है पहला सवाल में कि P प्लस Q का कितना प्रतिशत है। आंसर इसका होगा 70%। देखते ही कर सकते हैं आप। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, P कितना यूनिट है, 7 यूनिट। P प्लस Q कितना यूनिट है, 10 यूनिट। तो 7 यूनिट 10 यूनिट का कितना प्रतिशत है। जो हमारा आधार है वो 100% होता है, यानी 10 यूनिट हमारा क्या हो जाएगा, 10 यूनिट हमारा हो जाएगा 100%। और वैल्यू पूछा गया है कितने का, 7 यूनिट का। तो इसका 10 टाइम्स हुआ परसेंटेज वैल्यू, इसका भी 10 टाइम्स हम कर देंगे। आंसर हमारा क्या होगा, 70%। या फिर दूसरा तरीका क्या है, P प्लस Q का, यानी बेस हमारा हो गया P प्लस Q। बेस को बस समझ लीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। बेस हमारा क्या हो गया, P प्लस Q। तो नीचे में हम बेस हमेशा, आधार हमेशा नीचे में रहेगा, तो बेस हमारा हो गया P प्लस Q यानी 10। और वैल्यू जिसका पूछा गया है उसको हम रखते हैं ऊपर में। ये हो गया P का फ्रैक्शनल वैल्यू किसके अगेंस्ट में, P प्लस Q के अगेंस्ट में। P का फ्रैक्शनल वैल्यू P प्लस Q के अगेंस्ट में क्या हो गया, 7/10। परसेंटेज वैल्यू पूछेगा तो हम 100 से गुना कर देंगे। आंसर क्या हो जाएगा, 70%। ये पहला सवाल आपका हल हो गया। ठीक है, आइए दूसरे सवाल में आते हैं। दूसरे सवाल में कहा गया है P और Q के अंतर से कितना प्रतिशत अधिक है। सबसे आसान तरीका है, पूछा गया किसके बारे में भाई, P के बारे में नहीं पूछा गया, P कितना अधिक है। ठीक है, यानी जो अधिकता है उसका मान पूछा गया है। तो P किससे अधिक है, P और Q के अंतर से। P और Q का अंतर कितना है बंधु, 4। अच्छा, P है कितना, 7, तो अधिक कितना हुआ, 3। तो जो बेस हमारा है, जिससे तुलना किया गया है वो नीचे रहेगा, यानी 4 नीचे रहेगा। ऊपर में क्या हो जाएगा, P जितना ज़्यादा है
P है 7, 4 से ज़्यादा है 3, यानी 3 ऊपर में रहेगा। ये हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू हुआ, गुना हमने 100 से कर दिया, यानी आंसर क्या हुआ 75%। मतलब P और Q के अंतर से 75% ज़्यादा है। ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ बहुत बारीक है और बहुत इम्पोर्टेंट है। परसेंटेज का सवाल हो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में इसका बहुत इस्तेमाल होता है, इस छोटे से कॉन्सेप्ट का। ठीक है, वहाँ जब सवाल आएगा तो हम आपको याद दिलाएंगे कि हमने आपको बताया था। आइए अगला सवाल देखते हैं। इसमें इसको फिर से हम एक्सप्लेन एक बार कर दे रहे हैं। इसमें किया कुछ नहीं गया है, P और Q के अंतर से कितना अधिक है। अगर सवाल में पूछता P और Q के अंतर का कितना प्रतिशत है, जैसे ये अधिक नहीं रहता और यहाँ से को हटा करके का कर दिया जाता, तो हम इसको सॉल्व कैसे करते। फिर हमको P का वैल्यू पूछ रहा था, यानी 7 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा था। किसके अगेंस्ट में? P और Q के अंतर के अगेंस्ट में, यानी 4 यूनिट के अगेंस्ट में 7 यूनिट का मान पूछा जा रहा था। तो उस कंडीशन में हमारा आंसर क्या हो जाता? 25, यानी 175%। ठीक है, बस। आइए थर्ड नंबर सवाल देखते हैं। थर्ड नंबर सवाल में कहा गया है P और Q का अंतर P और Q के योग का कितना प्रतिशत है। ठीक है, यानी पूछा गया है वैल्यू किसका? P और Q के अंतर का, किसके अगेंस्ट में, किसके रिस्पेक्ट में? P तथा Q के योग के रिस्पेक्ट में पूछा गया है, यानी हमारा आधार ये हो जाएगा और वैल्यू हमें निकालना है किसका? P और Q के अंतर का। तो P और Q का अंतर कितना है? 4। आधार हमारा कितना है? 10। इसमें हम मल्टीप्लाई किस चीज़ से कर देंगे? 100 से। अब बात समझ रहे हैं? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 40%, यानी ए नंबर हमारा ऑप्शन सही होगा। अब देखिए, कई तरह के सवाल बनते हैं। जैसे सवाल ये एक तो डायरेक्ट सीधा सवाल भी इस तरह का आता है एग्जाम में, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इन चीज़ों का बड़े बड़े सवालों में इस्तेमाल होता है। अगर आप थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, जैसे ये वैल्यू आप निकालना कुछ है और आपने निकाल लिया कुछ, अगर आप परफेक्ट नहीं निकाले हैं तो पूरा सवाल ही गलत हो जाएगा। इसलिए इस पर ध्यान देना है कि हम हमेशा प्रयास ये करना है कि इन चीज़ों का हम इतना प्रैक्टिस कर लें कि जब सवाल में इसका इस्तेमाल हो तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हम इसको ये अपना काम कर लें। एक बड़ा सवाल कई छोटे छोटे सवालों का कॉम्बिनेशन होता है। छोटे छोटे सवालों को जब कंपाइल कर दिया जाता है एक साथ तो एक बड़ा सवाल आपका बनता है। इसलिए छोटे चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। घर मजबूत अगर बनाना है तो ईंट को मजबूत करना होगा। अगर ईंट कमज़ोर होगा तो आप चाहे कितना ही बड़ा दीवार, कितना ही ऊंचा और कितना ही मोटा दीवार खड़ा कर लें, वो तो गिरेगा ही गिरेगा। इसलिए ये सब छोटा छोटा ईंट है, इसका ख्याल रखना है। अब देखिए, सवाल में अगर ऐसे पूछ दिया जाता कि P और Q का अंतर, P और Q के योग से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, अगर सवाल में ऐसे रहता तो हम कहते P और Q का अंतर कितना है भाई? 4 यूनिट है। P और Q का योग कितना है भाई? 10 यूनिट है। तो ये इससे कम कितना यूनिट हुआ? 6 यूनिट कम हुआ। यानी जिस चीज़ का वैल्यू पूछा जा रहा है वो है 6 यूनिट। ठीक है, इसी चीज़ का P और Q का अंतर का वैल्यू पूछा जा रहा है जो कि है 6 यूनिट। और किस चीज़ के अगेंस्ट में पूछा जा रहा है? P और Q के योग के अगेंस्ट में पूछा जा रहा है जो कि है आपका 10 यूनिट। तो 6/10 गुना 100 आप कर देंगे, आंसर आपका क्या हो जाएगा? 60%। ठीक है, ओके। अगर सवाल में ये रहता
कि P और Q का योग P और Q के अंतर से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है ना, देखिए जैसे ऐसा रहता है P और Q का योग P और Q के अंतर से कितना प्रतिशत अधिक है, ऐसा सवाल रहता है मान लो। ठीक है, तब आपका आंसर क्या हो जाता, वैल्यू किसका पूछा गया, P और Q के योग का, जो कि है 10, और किसके अगेंस्ट में पूछा गया, P और Q के अंतर के अगेंस्ट में, जो कि है आपका 4। अब देखिए इसका वैल्यू नहीं पूछा जा रहा है। अगर ये कहा जाता सवाल में कि P और Q का योग P और Q के अंतर का कितना प्रतिशत है, तब तो हम सीधा कह देते 10/4 गुना 100। ठीक है, लेकिन सवाल में पूछा जा रहा है कितना अधिक है, तो अधिक तो 6 यूनिट है, यानी इस 6 यूनिट का वैल्यू पूछा जा रहा है 4 यूनिट के अगेंस्ट में, तो 6/4 गुना 100 हम कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 150%। बड़े बड़े सवालों को, सारे सवालों को, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स का सारा सवाल अगर आपको हल करना है, तो ये जो छोटा छोटा टेक्निक है, टूल है, इसमें पॉलिश मारना है। जितना आप इसको चमका सकते हैं चमकाइए। आपका सबकॉन्शियस पार्ट जो है माइंड का, वो इन चीज़ों को देखे और आराम से हल कर ले। ठीक है, जैसे अगर आपको बाइक चलानी है, आप स्टार्टिंग में चलाना सीखते हैं, तो स्टार्टिंग में तो आप 100 के रफ्तार से जाते नहीं हैं, या 50 के भी रफ्तार से नहीं जाते हैं। पहले आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो आपका दिमाग का अचेतन हिस्सा है, उसमें ये बात जाना चाहिए कि ब्रेक कब लगाना है, क्लच कब लेना है, कब स्पीड बढ़ाना है। ये सब चीज़ चेतन माइंड में यानी कॉन्शियस माइंड में रहने से काम नहीं चलता है। ये तो हम लोग भी जानते हैं कि अगर कोई गाड़ी सामने से आ जाए तो हमें ब्रेक मारनी है, या अगर स्पीड बढ़ाना है तो गियर अप करना है, स्पीड कम करना है तो गियर डाउन करना है। ये चीज़ रटा जा सकता है, लेकिन रटने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। आपका जो है प्रैक्टिस के लिए सबकॉन्शियस माइंड में जाना चाहिए ये सब बात, तभी आप गाड़ी को सड़क पे इजीली हैंडल कर पाएंगे। तो वो बात यहाँ भी होता है। अगर यहाँ सिर्फ आप सीख लिए हैं कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, तो उससे काम चलता नहीं है। इतना ज़्यादा प्रैक्टिस होना चाहिए कि आपका जो माइंड है, माइंड का जो सबकॉन्शियस हिस्सा है, उसमें चला जाए, ताकि एग्ज़ाम में आप अगर बैठें तो वहाँ पे आपका हाथ पैर नहीं कांपे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे के सवालों को देखते हैं। ठीक है, देखिए अगला सवाल। अब इसमें क्या है कि परसेंटेज वैल्यू दिया गया है। जैसे कहा गया सवाल में कि A और B का रेशियो क्या होगा, अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। पिछले सवाल में अनुपात दिया गया था और किसी एक चीज़ का प्रतिशत मान दूसरे चीज़ के तुलना में पूछा गया था। यहाँ पर किसी एक चीज़ का प्रतिशत मान दूसरे चीज़ के तुलना में दिया हुआ है और पूछा क्या गया है, अनुपात आपसे। आसान है एकदम। कहा गया है A B से 20% अधिक है। कौन? A। किससे? B से, यानी तुलना किससे हुआ? B से। तो आधार हमारा कौन हो जाएगा? B। ध्यान रखना वैल्यू किसका बताया गया? A का। A 20% अधिक है। किससे 20% अधिक है? B से, यानी हमारा आधार हो गया B। तो जो आधार होगा वो होगा परसेंटेज में 100%, यानी हम कहेंगे कि यदि B हमारा 100% है तो A हमारा क्या हो जाएगा? 120%। मतलब दोनों का रेशियो अब निकालना होगा, तो परसेंट से परसेंट गया और ये आपका कट जाएगा एक दूसरे से। अनुपात क्या आ जाएगा? 6:5। यही आपका आंसर हो जाएगा। B नंबर आपका सही आंसर है। ठीक है ना। देखना है बेस हमारा कौन है। सबसे पहले ये डिटरमाइन करना सीख लो कि बेस हमारा क्या है। अगर बेस को आप पहचान गए तो फिर सवाल आसान है, ये कोई कठिन सवाल नहीं है। आगे आइए दूसरा नंबर सवाल में देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल, इसका ठीक उल्टा नहीं कहा जा सकता है उसको। ऐसा लगता है कि पिछला सवाल में था
ए बी से 20% अधिक है और इस सवाल में है बी ए से 20% कम है, बी ए से 20% कम है, तो दोनों शायद एक ही तरह का सवाल हुआ, लेकिन दोनों एक ही सवाल नहीं होता है, दोनों में काफ़ी अंतर है। पिछले सवाल में बेस हमारा बी था, लेकिन इस सवाल में बेस यानी आधार हमारा बी नहीं होकर ए हो जाएगा, यानी 100% हमारा इस सवाल में कौन होगा, ए होगा, क्योंकि तुलना किससे किया जा रहा है, ए से। तो यहाँ ए हमने लिखा, यहाँ बी हमने लिखा, ए होगा 100% और बी हमारा क्या होगा, इससे 20% कम, मतलब 80%। ठीक है, अब इन दोनों को जब हम हल करेंगे तब क्या हो जाएगा अनुपात, ये कट जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। दैट मीन्स इस कंडीशन में आपका आंसर उसका उल्टा यानी 6:5 नहीं होकर के क्या होगा, 5:4 होगा। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ए बी से ए का 25% अधिक है, ए बी से ए का 25% अधिक है। इस सवाल को ध्यान से देखना, आपको प्रॉफिट एंड लॉस में या और भी कई चैप्टर में सवाल मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस का एक सवाल हमको याद आ रहा है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को जब बेचता है तो उसे विक्रय मूल्य का 20% का लाभ हुआ। 20% का लाभ नहीं, अगर सवाल में ये कहा जाता है कि कोई व्यक्ति जब अपनी वस्तुओं को बेचता है तो उसे 20% का लाभ हुआ, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्रय मूल्य को आधार लेता है। लाभ जो है, लाभ या हानि हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट क्रय मूल्य पर होता है। लेकिन अगर सवाल में ये कह दिया जाए कि विक्रय मूल्य का 20% का लाभ हुआ तो सवाल आपका बदल जाता है। तो वही बात यहाँ पर है, ए बी से 25% अधिक है, ऐसा नहीं कह रहा है। अगर कहा जाता सवाल में कि ए बी से 25% अधिक है तब तो बड़ा आसान था, बी को हम कहते 100, क्यों, क्योंकि बी आधार हो जाता और ए हो जाता 125। लेकिन ऐसा सवाल में कहा नहीं जा रहा है। कहा क्या जा रहा है, ए बी से ए का 25% अधिक है। बेस किसको बनाया गया, ए को। अच्छा, जब बेस ए को बना दिया गया तो पहले जिसको बेस बनाया गया पहले आप उसको 100 कर दीजिए, उसी टाइम जिसको बेस बनाया गया पहले उसको आप 100 कर दीजिए। अब कहा जा रहा है कि ए बी से ए का 25% अधिक है। ठीक है, तो 100 का 25% 25, यानी ए बी से 25 अधिक है, तो बी आपका कितना रह जाएगा, 75, यानी रेशियो क्या हो जाएगा, 4:3 का। ये बी नंबर आपका आंसर होगा। इसमें सवाल ऐसे पूछा जाता है कई बार कि ए बी से ए का 25% अधिक है, तो ए बी से वस्तुतः कितना % अधिक है। तो अगर सवाल में ये कह दिया जाए कि ए बी से वस्तुतः कितना % अधिक है, तो उस कंडीशन में आपको फिर बेस बी को लेना होगा। जैसे रेशियो आपने बनाया 4:3 का रेशियो हो गया। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि ए बी से वास्तव में कितना % अधिक है, तो बी से कहा जाएगा, तब उस कंडीशन में हम 3 यूनिट को 100% मानेंगे। 1 यूनिट अधिक है तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर 3 यूनिट बराबर 100% तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 100/3%। मतलब सवाल ऐसा रहे कि ए बी से ए का 25% अधिक है, तो ए बी से वस्तुतः कितना % अधिक है, तो इसका आंसर ये होगा 33.1/3%, 100/3%। समझ गए होंगे इस सवाल को। आइए 4 नंबर सवाल में देखते हैं। देखिए 4 नंबर सवाल में क्या कहा गया है, ए बी से ए का 20% कम है, ए बी से ए का 20% कम है। तो इसमें हम क्या करेंगे, फिर हमारा आधार कौन हो जाएगा बंधु, ए अनुपात बी लिखा। पहले तो हम इसको 100 ले लेंगे। अच्छा, 100 का 20% यानी 20।
अब कहा जा रहा है कि ए बी से कितना कम है, 20 कम है, तो बी कितना बच गया 120। अगर ये इससे 20 कम है, आधार तो हमारा ये हो ही गया है, इसी के तुलना में 20% लेना है, इसके तुलना में 20% हम नहीं लेंगे, ठीक है, इसके तुलना में 20% लेंगे तो 100 का 20% 20 ही होता है। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा 100, ये होगा 120, यानी 5 और 6 का आपका अनुपात हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये अगला वैरायटी सवाल का, ए और बी का रेशियो वैल्यू आपको दिया गया है 5:3। अब सवाल में कहा जा रहा है कि ए को बी से कितना भाग अधिक मिला है, ठीक है, ए को बी से, यानी तुलना किससे किया गया, बी से, और सवाल है फ्रैक्शन का, कितना भाग अधिक मिला है, परसेंटेज नहीं पूछा जा रहा है, तो सिर्फ फ्रैक्शनल वैल्यू हम निकाल देंगे। ए को बी से कितना भाग अधिक मिला, तुलना किससे किया गया, बी से, जो कि है 3 यूनिट। अब ए की अधिकता के बारे में पूछा जा रहा है, तो ए बी से 2 यूनिट अधिक है, हमारा आंसर फ्रैक्शन में सिर्फ 2/3 हो जाएगा। बी को ए से कितना कम मिला, कितना भाग कम मिला, इस बार हमारा बेस हो जाएगा ए, यानी 5 हमारा आधार में हो जाएगा, और पूछा जा रहा है किस चीज़ के बारे में, कितना कम है, तो 2 कम है, तो ये आपका 2 ऊपर में रहेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल में कहा जा रहा है कि ए बी से ए का कितना प्रतिशत अधिक है, किसका, ए का, यानी बेस बी नहीं रहेगा। तो सबसे पहली बात, ए का कितना प्रतिशत, बेस हमारा हो गया ए, तो नीचे में हमने रखा 5, ठीक है। अब ए बी से कितना यूनिट अधिक है, तो 2 यूनिट अधिक है, तो ऊपर में होगा 2 यूनिट, ठीक है, और गुना हम कर देंगे 100 से, आंसर क्या हो जाएगा 40%। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो रिपीट करके आप वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास, अभी का क्लास, सॉरी, इस वीडियो का क्लास यहीं तक रहेगा। आज का बोलने की आदत है, क्योंकि पहले क्लासेस जो ऑफलाइन लिया करते थे उसमें लास्ट इसी तरह से होता था, यहाँ तो एक ही दिन में कई वीडियो बना करके अपलोड किया जाता है। तो कहने का मतलब हुआ कि इस वीडियो में जो आपका यहीं तक रहेगा सवाल, अगले वीडियो में हम लोग का जो टॉपिक होगा वो बदल जाएगा, उस टॉपिक का नाम होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो, ठीक है। तो ये पार्ट 3 ये हो गया, पार्ट 4 में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो देखेंगे, जो कि बहुत